अक्सर हम लोग ये बात सुनते हैं कि जब एजुकेशन में बच्चे होते हैं तो बहुत सारे स्ट्रेस के साथ रहते हैं। हमने बहुत सारे सुसाइड के केस देखे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? एक हमारे माइंड में क्वेश्चंस रहता है कि बच्चों को इतना एजुकेशन के मैटर पे क्यों इतना स्ट्रेस है। तो कहीं ना कहीं पे हम जानते नहीं हैं कि बच्चों का बेसिक पोटेंशियल क्या है, इनबॉर्न इंटेलिजेंस क्या है। और पेरेंट्स वो बच्चों से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं, और वो एक्सपेक्टेशन को यदि बच्चा फुलफ़िल नहीं कर पाता है, यदि सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे हम अक्सर ये ट्रांजेक्शन देखते हैं कि सुसाइड जैसी सिचुएशंस पैदा होती है। उसी तरह से मैं देखता हूँ कि जब जॉब प्रोफाइल की बात करें तो दुनिया में 80% लोग सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, उनको अपने इंटरेस्ट का वर्क नहीं मिल रहा है। सब लोगों को संडे बहुत अच्छा लगता है, मगर मंडे अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है मंडे क्यों आ गया, क्यों? क्योंकि वो अपनी विलिंगनेस वाली जो वर्क है, इंटेलिजेंस वाली वर्क है, वो उनको जॉब प्रोफाइल में नहीं मिलती। ये सारे क्वेश्चंस का आज मैं एक आंसर्स देना आपको चाहता हूँ। वो है डर्मेटोग्राफी मल्टी इंटेलिजेंट टेस्ट। ये एक फिंगरप्रिंट टेस्ट है जिससे हम अपने ब्रेन को मैप कर सकते हैं, और ब्रेन में क्या हमारे इंटेलिजेंस है इनबॉर्न, मतलब जन्म के टाइम पे हम क्या इंटेलिजेंस लेके आए हैं, उसके बारे में हम जान पाते हैं। ये किस तरह से हमको हेल्प करता है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। एक मैं एम्प्लॉयज़ की बात करता हूँ, तो यदि एम्प्लॉयज़ को जॉब में ट्रेस आता है तो क्यों ये ट्रेस आता है, कैसे ये ट्रेस को मैनेजमेंट करें? सीधी सी बात है, जहाँ पे हमारा इंटेलिजेंस है, यदि हम वही चीज़ करेंगे तो हमारा ट्रेस रिलीज हो जाएगा। जो हमें चीज़ अच्छी लगती है वो करेंगे तो ट्रेस रिलीज हो जाएगा। और जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही है, इंटेलिजेंस जहाँ पे हमारा नहीं है, यदि हम वो चीज़ करने गए तो हमारा ट्रेस बढ़ जाएगा। उल्टा भी है, जो हमारा इंटेलिजेंस है वो हम नहीं भी करेंगे तो भी ट्रेस बढ़ेगा। मतलब रास्ता बहुत क्लियर है, हमें हमारे इंटेलिजेंस को आइडेंटिफाई करना है और उसके मुताबिक हमारी वर्क प्रोफाइल्स को बनाना है। दूसरी चीज़, जब बच्चा एजुकेशन में जाता है तो हम लोग बहुत जगह पे ऐसी चीज़ देखते हैं कि पड़ोसी के बच्चों ने डांसिंग कर लिया तो हमारा बच्चा भी डांसिंग करे, ये स्पोर्ट्स में गया तो हमारा बच्चा भी स्पोर्ट्स में गया। ये कॉपी पेस्ट हमने बहुत कर लिया। हमने अपने बच्चे को तो कभी पहचाना नहीं कि उसकी खुद की इंटेलिजेंस और इंटरेस्ट क्या है। हम दौड़ते ही रहे, एक्सपेक्टेशन बनाते गए, और वहाँ पे बच्चा कहीं पे फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। उसके लिए ये टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टेस्ट एग्जैक्टली है क्या? तो एक साइंटिफिक टेस्ट है। क्या है इसके पीछे साइंस है? तो साइंस इस तरह का है, जब प्रेगनेंसी में बच्चा गर्भ बन रहा था उस टाइम पे 13 वीक से लेके 21st वीक तक आपके फिंगरप्रिंट्स और ब्रेन दोनों साथ में बने हुए हैं। इसलिए दोनों के बीच में एक क्लियर कट लिंक है। ओके, मतलब जो बच्चा डेड माइंड के साथ बॉर्न होता है उसका फिंगरप्रिंट भी ब्लैंक आता है। ओके, तो ये बहुत एक क्लियर कट साइंस है। मगर इसको किस तरह से हम समझ पाएंगे? सीधी सा लॉजिक्स है। हमारा जो माइंड है ना, उसमें 10 बॉक्सेस है, मतलब इसको 10 लॉब बोल सकते हैं। ये जो 10 बॉक्सेस हैं वो हमारी 10 फिंगरप्रिंट के साथ मैच करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे 800 करोड़ लोग जो वर्ल्ड में है उसमें हमारे फिंगरप्रिंट किसी के साथ मैच नहीं होते, उसी तरह से हमारा ब्रेन भी किसी के साथ मैच नहीं होता। और जैसे हम बोलते हैं कि सबका इंटेलिजेंस सब में नहीं हो सकता है, भगवान सबको प्लस माइनस देता है, वही चीज़ यहाँ पे हमें बात करनी है। जो हमारे 10 फिंगरप्रिंट है वो हमें हमारे इंटेलिजेंस के बारे में बताते हैं। जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो मेरे राइट ब्रेन को मैप करता है, जो राइट हैंड है वो मेरे लेफ्ट ब्रेन को मैप करता है। ठीक है, ये इंटेलिजेंस एग्जैक्टली है क्या, और दूसरी क्या चीज़ हमें जानने को मिलती है ये रिपोर्ट के थ्रू? तो पहली चीज़ हमें जो मालूम पड़ता है यहाँ पे वो है बच्चे का पर्सनैलिटी, ह्यूमन बीइंग का पर्सनैलिटी, कि उसका पर्सनैलिटी क्या है। पर्सनैलिटी की बात करें तो पहली चीज़ है डोमिनेंट नेचर। अब यदि डोमिनेंट नेचर का बच्चा है तो उसको आप नेगेटिवली फायर करके उसको डायरेक्शन में नहीं ला सकते, उसको आपको इंसेंटिव देना पड़ेगा। ये पेरेंट्स को समझ में आ जाएगा। जब वो समझ लेंगे कि ये डोमिनेंट बच्चा है तो उसको ट्रीट कैसे करना है, तो पेरेंटिंग में ये बहुत हेल्प करता है। दूसरा, डोमिनेंट नेचर का लड़का है तो उसके सामने डोमिनेंट नेचर की लड़की मैट्रिमोनियम में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है। दूसरा जो पर्सनैलिटी है वो इन्फ्लुएंस नेचर है, मतलब दूसरों को इम्प्रेस करने की वो ट्राई करता है। तीसरा है परफेक्टनेस, मतलब वो खुद भी परफेक्ट होता है और सामने वाले से भी एक्सपेक्ट करता है कि वो परफेक्ट होना चाहिए। सारी चीज़ में प्रोज एंड कॉन्स देखने के बाद ही वो डिसीजन लेते हैं। और फोर्थ नेचर ऑफ पर्सनैलिटी है वो है स्टडी, मतलब
फ्रेंडली नेचर, किसी के साथ मिक्स हो जाता है वो बंदा। और मैं बताता हूँ कि 65% लोग यही कैटेगरी में होते हैं और 35% में बाकी सारी कैटेगरीज आती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन से इंटेलिजेंस हम जान पाएंगे ये रिपोर्ट के थ्रू। तो पहला जो इंटेलिजेंस है वो है इंटरपर्सनल, मतलब कम्युनिकेशन स्किल आपका कैसा है। नंबर 2 इंट्रापर्सनल, आपका मैनेजमेंट स्किल कैसा है, प्लानिंग स्किल कैसा है। ये इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल को आप मर्ज कर दोगे तो ये आपका बन जाएगा EQ, मतलब इमोशनल क्वोशंट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मैटर जो आती है वो है IQ। उसके लिए दो चीज़ यहाँ पे इंटेलिजेंस में है, एक है मैथमेटिकल एंड लॉजिकल इंटेलिजेंस। जिस बच्चे का मैथमेटिकल एंड लॉजिकल इंटेलिजेंस अच्छा है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा करेगा, कम मेहनत में उसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, वो कोई भी प्रोफेशनल करियर के लिए जा सकता है। आप बोलेंगे सर मेरा मैथमेटिकल एंड लॉजिकल इंटेलिजेंस कम है तो क्या मैं नहीं जा सकता? नहीं नहीं नहीं, आप जा सकते हो, मगर आपको थोड़ा मेहनत किसी और से ज़्यादा करना पड़ेगा। बस यही आपको एक मैसेज लेना है। नंबर 2 लैंग्विस्टिक्स, मतलब लैंग्वेज पे आपका कैसा होल्ड है। और लॉजिकल, मैथमेटिकल और लैंग्विस्टिक्स दोनों को आप मर्ज कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका IQ। हमारी जो सोसाइटी है उसका एक थिंकिंग प्रोसेस है कि किसी बच्चे का IQ सही नहीं है तो उसको डब्बा बोल देते हैं, बाकी सारे इंटेलिजेंस पे हम कभी फोकस ही नहीं करते, मगर हमें वो फोकस करना चाहिए। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में अच्छा था और 12th में फेल हुआ था, इसका मतलब सचिन तेंदुलकर फेल नहीं है। हम गलत तरह से बच्चों को इंटरप्रेट करते हैं। हमें उसकी इनबॉर्न टैलेंट को समझना पड़ेगा, उसके मुताबिक उसके कैरियर को हमें डालना पड़ेगा। हमने 3 इडियट को देखा ही है और वहाँ पे हमने ये सारे मैसेज को भी देखा हुआ। ये जो IQ है उसके अलावा नेक्स्ट मैटर जो आपको यहाँ पे डिस्कशन में लेना है बॉडी काइनेस्टिक्स। ये बॉडी काइनेस्टिक्स क्या होता है? जब आपका माइंड ऑर्डर देता है और आपका हाथ वो एक्टिविटीज़ करता है, उसके बीच में बहुत कम टाइम रहता है, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बॉडी काइनेस्टिक्स। और जो क्रिकेटर्स होते हैं, स्पोर्ट्स में जो बंदे होते हैं, उनका बॉडी काइनेस्टिक्स बहुत स्ट्रांग होता है। सचिन तेंदुलकर शॉट बहुत फास्ट लगा देता है। क्यों? बॉलर सोचता है कि मैंने बॉल सोचा, उसके पहले उन्होंने शॉट कैसे डिसाइड कर दिया, मगर वो सेकंड के 6 पार्ट में शॉट को डिसाइड कर देते हैं। वही तो उनका USP है, ये उनका स्ट्रांग बॉडी काइनेस्टिक्स है। यदि बॉडी काइनेस्टिक्स अच्छा है तो हम बहुत अच्छी तरह से स्पोर्ट्स में उसको आगे ले जा सकते हैं, हम डांसिंग में उसको आगे ले जा सकते हैं। USA, चाइना, ये सारी कंट्रीज़ में 5 साल के बच्चे का DMIT करके यदि उसका बॉडी काइनेस्टिक्स अच्छा है तो 15 साल तक वो बच्चा प्रैक्टिस करता है और 15 और 20 साल के बीच में वो गोल्ड मेडल लेके आ जाता है ओलंपिक में। ये डायरेक्शन है वहाँ। ठीक है, उसके अलावा बॉडी काइनेस्टिक्स के अलावा नेचुरल स्किल है, मतलब नेचर को समझने की एक खूबी उसके पास है, इंटेलिजेंस है। पैट उसको बहुत अच्छे लगते हैं, नेचुरल सीन्स उसको अच्छे लगते हैं और बॉडी को वो अच्छी तरह से समझ सकता है, तो वो बंदा सक्सेसफुल डॉक्टर हो सकता है। बॉडी काइनेस्टिक और नेचुरलिस्ट दोनों को आप इकट्ठा कर दोगे तो बन जाएगा AQ मतलब एडवर्सिटी क्वोशंट, मतलब एडवर्स सिचुएशन को आप बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा स्पेक्टिकल, विजुअलाइजेशन एंड म्यूजिकल्स, ये इंटेलिजेंस जो है, इमेजिनेशंस, ड्राइंग्स और म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ये दोनों को मिला दोगे आप तो ये CQ बन जाएगा, मतलब क्रिएटिविटी क्वेश्चन। वो बच्चा अच्छा क्रिएटिविटी ले सकता है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस यदि आपका अच्छा है तो आप म्यूजिक प्ले करोगे तो आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। और ज़्यादातर म्यूजिकल इंटेलिजेंस सबका अच्छा होता है क्योंकि ये जेनेटिकली मिलता है। हाँ, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि सर इस तरह का जो इंटेलिजेंस है वो किस तरह से बनता है? तो मदर और फादर के जेनेटिक्स से बनता है। क्या था एनवायरनमेंट प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर के आसपास, और क्या थे मदर की थॉट प्रोसेस, ये सबको मिला के हम लोग जो बनाते हैं वो इंटेलिजेंस है। हमारे जैनिज्म में एक कॉन्सेप्ट है गर्भ संस्कार का, शायद उसके साथ ये कॉन्सेप्ट लिंक होता है। इतनी बात करने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया कि किस तरह के इंटेलिजेंस होते हैं ह्यूमन बीइंग में। और ये जो इंटेलिजेंस हो रहा है ये इनबोर्न इंटेलिजेंस की मैं बात कर रहा हूँ, एक्वायर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 5 साल से लेकर 15 साल तक बच्चा स्किल को एक्वायर्ड भी करता है। ये रिपोर्ट में ये नहीं आता। यहाँ पे जो रिपोर्ट्स में आता है वो है इनबोर्न टैलेंट। हाँ, आपका क्वेश्चन रहेगा कि सर कौन सी एज पे ये रिपोर्ट करवाना अच्छा है? तो 1 साल के बाद आप कभी भी ये रिपोर्ट करवा सकते हो लाइफ टाइम, और ये रिपोर्ट कभी चेंज नहीं होगा। मगर 5 साल से छोटा बच्चा है और यदि आपने ये रिपोर्ट करवा दिया उसका, तो आप 5 ईयर्स से 15 ईयर्स तक जो उसको एक्वायर्ड करना है उसके लिए आप अच्छा सा डायरेक्शन क्रिएट कर सकते हो। बोले सर हम तो लेट हो गए, हमारा बच्चा अभी 15 साल का है, 16 साल का है, 10th में आ गया है, तो भी ये हेल्पफुल है। किस तरह से हेल्पफुल है? यदि आप ये DMIT रिपोर्ट करवा देते हो तो उसको
सिलेक्शन करने में, मतलब साइंस, कॉमर्स, साइंस में भी ए स्ट्रीम में जाना है कि बी स्ट्रीम में जाना है, ये सारी चीज़ को आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। कॉमर्स में भी उसको लॉयर में जाना है, लॉ में जाना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जाना है कि एमबीए में जाना है, ये सारी चीज़ को अच्छी तरह से ये रिपोर्ट के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। ओके, इसके अलावा कुछ और चीज़ भी ये रिपोर्ट में है जो एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बच्चे की एक्वायरिंग मेथड्स जान सकते हैं, ये बच्चा किस तरह से एजुकेशन को एक्वायर करेगा। ये बच्चा क्या सेल्फ लर्नर है, अपने आप पढ़ना चाहता है, ये बच्चा रिफ्लेक्टिव नेचर्स का लर्निंग है, मतलब क्लासरूम में बैठ के इजीली कॉपिंग करता है। रिफ्लेक्टिंग मतलब इफेक्टिंग बोल रहा हूँ पहले, इफेक्टिंग मतलब क्लासरूम में बैठ के वो कॉपी करके इजीली पढ़ सकता है, और रिफ्लेक्टिंग नेचर मतलब किसी और का सपोर्ट मिलेगा तभी ये पढ़ पाएगा। ये सारे जो एक्वायरिंग मेथड्स है ये हम जान सकते हैं। उसके बाद हम उनको इजीली डायरेक्शन दे सकते हैं कि किस तरह से उसको लर्निंग प्रोसेस को ले जाना है। दूसरा, लर्निंग मेथोडोलॉजी भी बच्चे की हम जान सकते हैं। विजुअल लर्नर है, बच्चा देख के याद रख पाएगा, तो उसको वीडियो ऑडियो प्रेजेंटेशन या चार्ट्स दिखा के आप बहुत इजीली ग्रास्पिंग करवा सकते हो। यदि वो ऑडिटरी लर्नर है बच्चा, तो उसमें वो सुन के याद रख पाएगा इजीली। उस बच्चे को हम बोल सकते हैं कि मम्मी पढ़ती है और बच्चा याद रह लेता है, तो ये ऑडिटरी लर्नर है। वो उसको आवाज़ का डिस्टर्बेंस बहुत होता है, ये ऑडिटरी लर्नर है। ये बच्चा ज़ोर से बोलेगा और आवाज़ कान में जाएगी तो उसको याद रखना बहुत इजी हो जाएगा। उसके अलावा कैनिस्टिक लर्नर है, मतलब वो कुछ एक्टिविटी करेगा तभी उसको याद रहेगा, लिखेगा तब याद रहेगा, चलते चलते पढ़ेगा तभी याद रहेगा। तो इस नेचर ऑफ सेटअप को हम समझ पाएंगे कि ये कौन सी लर्निंग स्टाइल उसके लिए कन्वीनियंट है, जहाँ से हम उसके ग्रास्पिंग लेवल को बढ़ा पाएंगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमें हर एक नेचर ऑफ लर्नर जो है उसके लिए सेपरेट क्लासरूम रखना चाहिए, जहाँ से हम ग्रास्पिंग को मैक्सिमाइज कर पाएँ। हाँ, उसके अलावा ये रिपोर्ट के अंदर हमें और क्या मिलेगा, तो उसको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में क्या करना है वो हम समझ पाएंगे। और उसके अलावा हम 20 कैरियर्स के ऊपर स्टार के साथ आपको इंडिकेट कर सकते हैं कि कौन सी कैरियर उसके लिए बेस्ट है। हाँ, मगर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कभी ये नहीं समझना कि कहीं पर स्टार कम है मतलब वो चीज़ हम नहीं कर सकते। उसके लिए हमें मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा किसी और की कंपेयर में। बस यही पॉजिटिविटी लेके ये रिपोर्ट को हमें देखना है। मैं रिपोर्ट को बहुत बड़ी लाइटिंग समझता हूँ फ्यूचर्स के लिए, क्योंकि एजुकेशन में हम बहुत आर्बिट्रेट वे आगे बढ़ रहे हैं। हमें मालूम नहीं कि हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारे इंटेलिजेंस हमें मालूम नहीं, और हम अपने आप चल रहे हैं किसी और की कॉपी करके और को देख के। उसकी जगह पे यदि हम आप DMIT टेस्ट करवा लेते हैं तो बच्चे की इनबॉर्न टैलेंट को जान पाएंगे, और उसके बाद इसका जो डायरेक्शन बनेगा शायद वो बहुत बढ़िया होगा। तो यही मेरा मैसेज है ये DMIT टेस्ट के लिए, और मैं समझता हूँ कि ये एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। थैंक यू वेरी मच।